कानपुर और झांसी। दास्ता के नर्क में पड़े अपने पितरों का उद्धार करने के पवित्र हेतु से अत्यंत वेग से बह रहे क्रांति भागीरथी के रक्त प्रवाह को उत्तरी हिंदुस्तान के विस्तृत मैदान पर धमाचौकड़ी करते छोड़कर अब कुछ देर में हमें उस क्रांति भागीरथी के मुख्य स्रोत हरिद्वार में क्या चल रहा है उसे देखना चाहिए। श्रीमंत नाना साहेब के बाड़े में मेरठ के विस्फोट के समय जितने कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे उतने उस समय लखनऊ के राज मंदिर में, बरेली प्रांत में या स्वयं दिल्ली के दीवाने खास में भी मिलने कठिन थे। इस ब्रह्मवर्त के महल में सन 1857 की क्रांति का गर्भ संभव हुआ और वहीं वह गर्भ विकसित हो रहा था। वही उस विचार गर्भ के द्रवीभूत रस का संगठन होने लगा और फिर पूर्ण गर्भ का उद्भव भी यदि यथाकाल ब्रह्मवर्त में ही होता तो निश्चय ही वह अल्पायु जिन होता। परंतु जब बीच में ही समय पूर्व मेरठ की गड़बड़ाहट से वह क्रांति गर्भ निकलकर बाहर आ गिरा, तब उस कच्चे गर्भ का परित्याग न करते हुए उस कठिन परिस्थिति में ही उसकी उचित अभिवृद्धि करने के लिए इधर ब्रह्मवर्त के महल में क्रांति की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। उस महल में नाना साहिब के भाई श्री बाबा साहेब व श्री बाला साहेब और उनके भतीजे श्री राव साहेब अपने मालिक के क्रांति के उद्दात हेतु को सफल करने के लिए अपना तन मन धन अर्पण करने को तैयार थे। वैसे ही नाना के गुरु, जिन्होंने खिदमतगार की अत्यंत कनिष्ठ स्थिति में अपनी दक्षता और चतुराई से अपने राज्यमान के पद को स्वीकारा तक पहुंचाया था, जिन्होंने यूरोप खंड की राजनीति एवं संग्राम भूमि का अध्ययन कर अपनी स्वदेश भूमि को गुलामी से मुक्त करने के धर्म युद्ध में उसका किस तरह उपयोग किया जाए यह बड़ी चतुराई से प्रत्यक्ष अवलोकन किया था, जिन्होंने इस क्रांति का विस्तृत नक्शा सबसे पहले अपने मनापटल पर बनाया था और जिन्होंने स्वयं मुसलमान होते हुए भी अपनी भारत माता की स्वतंत्रता के लिए एक हिंदू राजा के अभ्युदय के लिए अपना जीवन अर्पण कर संकट पड़ने पर हम 105 हैं, महाभारत के इस उपदेश के सार्थकता स्व आचरण से की थी। वे देशभक्त अजीम उल्ला खान भी फिरंगियों की गुलामी छोड़ने के लिए वहां हाथ में तिलांजलि लेकर खड़े थे। उसी महल में झांसी की बिजली भी अपने तेज पुंजता से उस गहरे अंधियारे में लगातार चमक मार रही थी। परंतु ऐसे इतिहास प्रसिद्ध राजमहल के सशस्त्रागार में कसौटी के पत्थर पर तलवार को धार लगाने में कौन सा योद्धा तल्लीन है, यह तो देखो जरा। शास्त्रागार में शमशीर को पानी चढ़ाने में तल्लीन वह सतेज मराठा तात्या टोपे है। शिव छत्रपति के अखाड़े का अंतिम जवामर्द मराठा है। यह जवामर्दी जिनमें होती है ऐसे बहुत लोग होते हैं, परंतु इस अंतिम मराठा की जवामर्दी अपनी स्वतंत्रता के लिए अपनी हिंद देवी के मयान से बाहर निकाली हुई तलवार थी। तलवार मर गई परंतु उसका वार नहीं मरा, वह कभी मरने वाला भी नहीं है। तात्या टोपे जैसी तलवार जिसे काल द्वारा जीर्ण का शत्रु द्वारा विदीर्ण की हुई मयान में से स्वेच्छा मात्र से निकाला जा सकता है, उस हिंद भू की अक्षय कोख को नमस्कार करें। हिंद भूमि की इसी आदरणीय कोख से सन 1814 के आसपास वीरवर तात्या टोपे का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम पांडुरंग भट्ट था। पांडुरंग भट्ट को कुल 8 पुत्र थे और दूसरे पुत्र का नाम रघुनाथ था। यही रघुनाथ हिंदुस्तान के इतिहास के तारामंडल में तात्या नाम से चमकता स्वतंत्रता का दिव्य तारा था। पांडुरंग राव टोपे देशस्थ ब्राह्मण थे और अंतिम बाजीराव के पास ब्रह्मवर्त में वे दानाध्यक्ष के पद पर थे। उस ब्रह्मवर्त को एक समय कितना आलभ्य लाभ हुआ, उसके आंगन में नाना साहेब, झांसी की छबीली, तात्या टोपे आदि की समकालीन स्नेह लीला हुई थी। बचपन से ही श्रीमंत नाना की तात्या से बड़ी प्रीति थी। जिस महान कार्य में उन्हें वीर चरित्र की भूमिका करनी थी, उस महान कृत्य की शिक्षा बाल वय से ही इन दोनों विभूतियों को सृष्टि देवी की ओर से एक ही शाला में दी जा रही थी।
रामायण महाभारत के पारायण जिन्होंने एक साथ किए, मराठों की जवामर्दी का इतिहास जिन्होंने एक साथ पढ़ा और उस वीर रस को पीकर उनके बाल बाहु एक साथ ही फड़क उठे थे, वही दो सिंह शावक अपनी देश माता के लिए इकट्ठा लड़े। किसी एक सदी में ऐसी एक ही शाला खुलती है जिसमें नाना, राव और छबीली जैसे बालक साथ साथ शिक्षा लेते हैं, साथ साथ मुस्कुराते हैं और साथ साथ खेलते हैं। किसी एक सदी में ऐसी एक ही परीक्षा होती है जिसमें ये सारे महानुभाव बालक संग्राम पत्रिका पर अद्भुत वीर चरित्र एकमत से लिखते हैं। ऐसी असाधारण शाला का और ऐसी असाधारण परीक्षा का सम्मान ब्रह्मवर्त के राजमहल को प्राप्त हुआ था। अप्रैल के अंत में क्रांति पक्ष के संगठन को एकमत करने के लिए हिंदुस्तान के प्रमुख शहरों में स्वयं प्रवास करने के बाद अजीमुल्ला खान और नाना साहेब संकेत समय की प्रतीक्षा करते हुए बहुत सावधानी से रुके हुए थे। तभी 18 मई को मेरठ के विप्लव और दिल्ली स्वतंत्र हो जाने का समाचार कानपुर आ पहुंचा। इस समय हुए विप्लव के कारण ब्रह्मवर्त के राजमहल में किसी भी तरह की बेचैनी दिखाई नहीं दी। राज्य क्रांतियां सहस्त्रशः अलग अलग भागों में चलती है, इसीलिए उनमें से कुछ भाग जल्दी से तो कुछ मंद गति से, कुछ पूर्व संकेत के अनुसार तो कुछ आकस्मिक तेज से ही गतिमान हो जाते हैं। ब्रह्मवर्त के राजमहल के ध्यान में यह बात तत्काल आ गई और उसने मेरठ के विद्रोह का पूरा लाभ लेने का निश्चय किया, परंतु वह लाभ लेने के लिए तत्काल दिल्ली के पीछे पीछे विद्रोह करे या जून के पहले हफ्ते में पूर्व संकेतों के अनुसार विद्रोह करे, इन दोनों में से दूसरा ही रास्ता ठीक समझ उसके अनुसार मई के उत्तरार्ध में ब्रह्मवर्त के अंत ब्रह्म दाव घात चलने लगे। ब्रह्मवर्त से कानपुर बिल्कुल पास है। इस शहर में बहुत दिनों से अंग्रेजी सेना का महत्वपूर्ण शिविर था। सन 1857 के मई माह में वहां पर पहली 53वीं एवं 56वीं पैदल सिपाहियों की पलटन और घुड़सवार सिपाहियों की दूसरी पलटन, ऐसी कोई 3000 नेटिव सेना थी। वहां का तोपखाना अंग्रेजों के कब्जे में था और उस पर कोई 60 अंग्रेज और अन्य 100-125 सोल्जर इतने गोरे रहते थे। सारी सेना का कमांडर सर हो व्हीलर था। व्हीलर आयु से वृद्ध और सिपाहियों में बहुत लोकप्रिय अधिकारी था। इस वृद्ध अधिकारी ने सिख युद्ध में और अफगानिस्तान की मुहिम में अच्छी सेवा की थी। कानपुर की नेटिव सेना इस अधिकारी से बहुत खुश है। यह अंग्रेज सरकार को पूरी तरह ज्ञात होने के कारण कानपुर के सिपाहियों की पंक्तियों में कुछ पक रहा है, इसकी आशंका किसी में मन को छू तक ना सकी। 15 मई को कानपुर शहर में इधर उधर एक विशेष हलचल दिखने लगी। मेरठ के विप्लव का समाचार पहुंच जाने से सिपाहियों की पंक्तियों में पहले की स्तब्धता हटकर चंचलता आई थी, परंतु सिपाहियों को ज्ञात वह समाचार अंग्रेज अधिकारियों को 18 मई तक ज्ञात नहीं हुआ था। दिल्ली के समाचार देने वाले तार यंत्र तोड़ फोड़ डाले गए थे, इसीलिए सर हो व्हीलर ने समाचार ज्ञात करने के लिए कुछ दूत भेजे। उन्हें रास्ते में दिल्ली से आ रहा एक सिपाही मिला, परंतु फिरंगी को समाचार देने से उसने साफ मना कर दिया। सन 1857 में दूर दूर के समाचार नेटिव लोगों को तत्काल कैसे ज्ञात हो जाते थे और तार यंत्र कान से लगाए अंग्रेज उस संबंध में कैसे अज्ञानी रहते थे, यह अंग्रेज अधिकारियों के लिए बड़ा कूट प्रश्न था। कानपुर के नेटिव सिपाहियों को मेरठ में हुए विद्रोह का समाचार विद्रोह होने के बाद तार से सूचित करने के लिए आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह विद्रोह से एक दिन पूर्व ही जीवित तारों से ज्ञात हो चुका था। कानपुर के अंग्रेज अधिकारियों को जब यह समाचार विदित हुआ, तब कानपुर शहर और सिपाहियों की पंक्तियां में क्या कुछ पक रहा है इसका आभास उन्हें होने लगा, परंतु अद्भुत समाचार के कारण उत्पन्न चंचलता जनमानस से जल्दी ही निकल जाएगी, इस आशा से सर हो व्हीलर कुछ काफी निश्चिंत थे। इधर कानपुर शहर और सिपाहियों में अंग्रेजी शासन की समाप्ति का समय पास आ गया है, यह हर कोई अनुभव करने लगा। हिंदू और मुसलमानों की होने वाली बड़ी बड़ी सभाएं, सिपाहियों की होने वाली गुप्त बैठकें, विद्यार्थियों और उनके शिक्षकों में चलने वाले संवाद और बाजार व दुकानों में चर्चाओं आदि से लोक क्षोभ की चिंगारियां उड़ने लगी थी।
फिरंगियों को मार डालने की बातें लोग राह चलते करने लगे थे और सिपाही अपने स्वदेशी सूबेदार के आदेशों को छोड़ दूसरों के आदेश टालने लगे। बाजार में एक अंग्रेज महिला कुछ वस्तुएं खरीदने हमेशा की ऐंठ में जा रही थी और कोई राहगीर भौएं चढ़ाए उसके पास आया और बोला, अब यह ऐंठ बहुत हो गई, जल्दी ही विदाई होने वाली है, समझी। अंग्रेजों को ऐसे कड़वे बोल सुनने का यह पहला ही अवसर था। अब ऐसे अवसर पर शांत बैठे रहने के कोई लाभ नहीं है, यह सोच कमांडर सर हो व्हीलर ने विद्रोह के पहले ही सुरक्षा की तैयारी आरंभ कर दी। सबसे पहले संकट के समय आश्रय मिल सके ऐसा एक स्थान तैयार रहे, इस हेतु गंगा के दक्षिण और सिपाहियों की पंक्तियों के पास ही एक स्थान उसने चुना। उस स्थान को मजबूती देने के लिए 4 दीवारों और तोपें रखने के लिए स्थान बनवाकर सर व्हीलर ने अनाज भरने का आदेश भी दिया। ऐसी अफवाह है कि नेटिव कॉन्ट्रैक्टर ने अनाज आदि रसद व्हीलर की नजर बचाकर आदेश से बहुत कम भरी थी। इस 4 दीवारी से घिरे स्थान का उपयोग कर सिपाही विद्रोह करे तो भी अधिक नहीं करना पड़े, ऐसा भरोसा व्हीलर और अन्य अंग्रेज अधिकारियों को था, क्योंकि अन्य स्थानों की तरह ही कानपुर के सिपाही भी जगह जगह मार काट ना कर दिल्ली की ओर ही निकल जाएंगे और उनकी दिल्ली की ओर बढ़ते ही गंगा उतरकर इलाहाबाद में अंग्रेजों सेना से मिलने का सुअवसर उन्हें मिल जाएगा। यह उनकी पक्की धारणा थी। कानपुर के अंग्रेज लोगों की सुरक्षा के लिए 4 दीवारी का मजबूत स्थान बनाकर ही व्हीलर चुप नहीं बैठा। उसने लखनऊ में सर हेनरी लॉरेंस की सहायता के लिए चिल्ला रहा था। फिर भी उसने 84 गोरे सोल्जर लेफ्टिनेंट ऑनशे के नेतृत्व में गोरे तोपखाना और कुछ घुड़सवार इतनी सेना कानपुर की ओर तुरंत भेजी। अंग्रेज लोगों की सुरक्षा के लिए सर व्हीलर ने ये 2 उपाय किए। यह कोई विशेष बात नहीं थी, परंतु अंग्रेजी के हिंदुस्तान शासन पर आया यह संकट टालने के लिए उसने जिस तीसरी युक्ति की योजना की थी, उसकी जैसे अब अद्भुत लगने वाली परंतु उस समय की क्रांति रचना के कौशल की यथार्थ कल्पना देने वाली ऐसी दूसरी विलक्षण बात इस इतिहास में नहीं लिखी गई। उसकी प्रार्थना थी। मेरठ का आकस्मिक समाचार सुनते ही लश्कर के छोटे सिपाहियों और बाजार के साधारण लोगों में तत्काल चंचलता और क्षोभ उत्पन्न हो गया था, परंतु ब्रह्मवर्त का समुद्र पहले जितना शांत, गंभीर और सहनशील दिखाई देता था, उतना ही वह आज भी था।